गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्रिय छात्रों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। ऑनलाइन अध्यापन कक्षा में सभी मान्यवर अधिकारी वर्ग, मेरे सहकर्मचारी और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का मैं अपने हिंदी विषय के लिए अनुराधा एकनाथ मोरे, स्टेशन चेंबूर, मनपा मराठी माध्यमिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण प्रश्न चौथा, जो अलग अलग घटक आते हैं, उसमें हम आज देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी क्या क्या होते हैं उपसर्ग, उपसर्गों की विशेषता क्या होती है, या उसकी क्या आवश्यकता है, या उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं उपसर्ग यानी क्या। सबसे पहले उपसर्ग यानी क्या, तो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का अर्थ है शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। या उसके बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि उप यानी समीप, नजदीक, पास में, और सर्ग यानी नई रचना करना या नई सृष्टि करना, यानी कि मूल शब्द के साथ कोई दूसरा नया शब्दांश लगता है, मूल शब्द के पास समीप में कोई शब्दांश लगकर नई रचना बनती है या नए शब्द की सृष्टि होती है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी में प्रीफिक्स और हमारे हिंदी भाषा में उपसर्ग। देखो छात्रों, उपसर्ग यानी, फिर से मैं दोहराती हूँ कि उप यानी समीप, नजदीक, पास में, उप धन सर्ग, सर्ग यानी रचना, नई रचना करना या नई सृष्टि निर्माण करना, उसको कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग की जो परिभाषा होती है उसे मैं और थोड़ा विस्तृत से आपको समझाती हूँ कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो, मैंने उपसर्ग की परिभाषा कही है कि ऐसे कुछ शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के कुछ अंश, शब्द के कुछ अंश जो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, मगर कब जुड़ते हैं, शब्द के पूर्व, पूर्व यानी पहले, शब्द के पहले जुड़ते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं, उन शब्दांशों को या उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन करना, बदल कर देना, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपके लिए मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है। देखो, आप ऊपर प्रहार, हार यह मूल शब्द है। हार यानी पराजय, हार का अर्थ होता है पराजय, मगर हार के पहले प्र लग गया है तो नया शब्द बनकर आया प्रहार। ध्यान से सुनो मेरे छात्रों कि हार का मतलब है पराजय, मगर इस हार के पहले जो मैंने एक शब्दांश लगाया है, उपसर्ग लगाया है, वह है प्र, और हार मूल शब्द, उसके आगे प्र लगाया तो नया शब्द आ गया प्रहार। अब इस प्रहार का नया अर्थ बन गया चोट करना। प्रहार यानी चोट करना। मूल शब्द था हार, नया शब्द बनकर आया प्रहार। हार का मतलब था पराजय और नए शब्द प्रहार का मतलब आया चोट करना। यानी कि यही होते हैं उपसर्ग, कि ऐसा एक शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ जाता है और उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं।
समझ में आया होगा? तो आगे बढ़ते हैं, या फिर से संक्षिप्त में बताती हूँ कि ऐसा एक शब्दांश जो किसी शब्द के साथ या पहले जुड़ जाता है और पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब ये उपसर्ग जो होते हैं वह व्याकरण में क्यों होते हैं या उनकी क्या विशेषता होती है? परीक्षा में तो हमें यह पूछा नहीं जाता। परीक्षा में तो केवल 2 अंक के लिए ही उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं, खास करके प्रश्न चौथा व्याकरण विभाग में, या कभी कभार जो हमारा प्रश्न पहला होता है गद्य विभाग, उसमें जो परिच्छेद होते हैं, और नंबर 3 जो कृति होती है व्याकरण में, कभी कभी पूछा जाता है कि उपसर्ग लगाइए या प्रत्यय लगाइए, या ढूंढिए ऐसे शब्द जिसको उपसर्ग लगाया हुआ है या प्रत्यय लगाया हुआ है। उपसर्ग की विशेषता पूछी नहीं जाती, मगर खास करके व्याकरण विभाग में हमें यह दिया गया है, तो उपसर्ग की क्या विशेषता होती है, उनकी क्यों आवश्यकता होती है, यह जानना भी जरूरी है। इसलिए उपसर्ग की 3 विशेषताएं आपको मैं बताती हूँ। उपसर्ग की सबसे पहली विशेषता है नंबर 1, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। देखो, पहली विशेषता ये है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे अभी अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, हार और उपसर्ग लगाया प्र तो हो गया प्रहार, अर्थ भी बदला, शब्द भी बदला। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो एक दूसरा उदाहरण दिया है, 2 शब्द है, उसको भी समझाती हूँ। देखो, मूल शब्द है हमारा बल, मूल शब्द है बल, जिसका अर्थ होता है शक्ति, मगर इस बल के आगे एक उपसर्ग लगाया है और वह है प्र, तो नया शब्द बनकर आया प्रबल। बल यानी शक्ति और प्रबल यानी शक्तिशाली, यानी कि बल शब्द को उसने नई विशेषता दी है। यह एक उपसर्ग की विशेषता है कि एक शब्द के अर्थ में वह नई विशेषता लाता है। दूसरा शब्द भी है आपके सामने, शासन। शासन यानी कि सरकार, शासन, तो जो अच्छा भी होता है या बुरा भी हो सकता है, मगर उसके साथ, उस शासन शब्द के साथ हमने उपसर्ग लगाया अनु, तो नया शब्द बनकर आया अनुशासन। अनुशासन का भी शब्द अर्थ है शासन ही, मगर अनु लगाया उसके आगे तो वह हो गया सही शासन, यानी कि मूल शब्द शासन है, उसको जब उपसर्ग लगाया अनु तो नया शब्द आया अनुशासन, यानी कि शासन इस मूल शब्द को नया शब्द बनाया अनुशासन और अर्थ भी बदल दिया। यह उपसर्ग की पहली विशेषता है कि शब्द के मूल अर्थ में नई विशेषता लाता है। यह हो गई पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना। दूसरी विशेषता है उपसर्ग की कि शब्द के अर्थ को ही वह उलट देता है। जैसे देखो, आपके सामने 2 उदाहरण दिए हुए हैं। सत्य, यह मूल शब्द है सत्य यानी सही, सत्य यानी सही या सच, और उस सत्य के आगे एक उपसर्ग लगाया है, वह है अ, तो नया शब्द बनकर आया असत्य। असत्य यानी झूठ, गलत। सत्य सच, असत्य झूठ, यानी कि मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह से उलट दिया है। यह हो गई उपसर्ग की दूसरी विशेषता। दूसरा शब्द भी दिया है आपके सामने, यश, विजय, और उसके आगे अप उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बनकर आया अपयश यानी हार, जीत, हार, यानी कि जो मूल शब्द है उस शब्द को अर्थ को पूरी तरह से उलट देना, यह उपसर्ग का दूसरी विशेषता है या दूसरा वैशिष्ट्य है, हम यह कह सकते हैं। पहला देखा, अब यह दूसरा वैशिष्ट्य। अब देखते हैं तीसरी विशेषता। उपसर्ग की 3 विशेषता है और तीसरी विशेषता इतनी ज्यादा बदलावदायक नहीं है जितनी कि पहली 2 थी। पहली विशेषता दाता, शब्द के अर्थ में विशेषता देता है। दूसरा,
शब्द के अर्थ को उलट कर देता है। और तीसरा है कि कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ, मूलार्थ यानी कि मूल अर्थ, संधि विग्रह, मूलार्थ यानी कि शब्द के मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही वह प्रदान करता है। इर्द गिर्द यानी वही आजू बाजू में वह अर्थ प्रदान कर देता है। जैसे आपके सामने दो उदाहरण दिए हैं। पहला है वि धन शुद्ध, यानी कि नया शब्द बन गया विशुद्ध। देखो, शुद्ध का अर्थ है साफ, स्वच्छ, और विशुद्ध का भी अर्थ है साफ या स्वच्छ। मगर केवल एक वी का उपसर्ग लगने से थोड़ा सा अर्थ में बदलाव आता है, कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, मगर फिर भी उस शब्द में बदलाव आता है। दूसरा भी शब्द वैसा है, भ्रमण, भ्रमण यानी घूमना, और परिभ्रमण भी घूमना, मगर भ्रमण इस शब्द के आगे परि यह उपसर्ग लगने से परिभ्रमण यह शब्द आपके सामने आया है, जिसका थोड़ा सा खास बदलाव हो सकता है। यानी कि हमने अभी उपसर्ग के जो 3 विशेषता है वह देखी है, फिर से देखी है कि एक है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है, दूसरा है कि शब्द के अर्थ को उलट देता है या पूरी तरह से बदलाव करता है, या तीसरा कोई खास परिवर्तन न देते हुए इर्द गिर्द ही उसका अर्थ प्रदान करता है। यह 3 विशेषताएं उपसर्ग में खास देखी जाती है। अब हिंदी बोलते समय हम केवल हिंदी के ही उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते, तो खास करके संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। देखो, फिर से मैं दोहराती हूँ कि हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन भाषाओं के उपसर्गों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही यह उपसर्ग उत्पन्न हुए हैं या यह शब्दांश ज्यादातर लिए गए हैं। इसलिए इन चारों भाषाओं का भी इस हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बाकी अंग्रेजी और उर्दू के हम नहीं देखने वाले हैं, केवल संस्कृत के उपसर्ग। यह भी हमें परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं 1 मिनट आपका ले रही हूँ कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वह कुल होते हैं 22, जिसमें आते हैं अति, अधि, अप, अ, अनु, आ, अव, उप, नीर, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अध, अ या अन, उन, अभि और निस। इस प्रकार 22 प्रकार के संस्कृत के उपसर्ग हम हिंदी में प्रयोग में करते हैं, जिसका अभी अभी हमने प्र का एक उदाहरण देखा, वि का भी देखा और विशुद्ध का भी देखा। तो यह कुल 22 उपसर्ग जो होते हैं, इसमें आपके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। अव और उप, इस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो अव से अवगत, अवलोकन, अवधि, उप से उपवन, उपकार, उपहार, उपदेश। यानी कि मूल शब्द होता है गत, उसको अगर अव यह उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बनता है अवगत। वैसे ही नीचे वन यह मूल शब्द है, उसके आगे अगर उप यह उपसर्ग लगाए तो नया शब्द उभर कर आता है उपवन। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण है जो आपको मैं देती हूँ जानकारी थोड़ी थोड़ी। अति और अधि, काल यानी क्रिया, उसके आगे अगर अति लगाया जाए तो नया शब्द बनता है अतिकाल। उसी प्रकार अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अधि के बनते हैं अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष। सु और अध इस उपसर्ग से बनते हैं, सु से बनते हैं सुगम, सुलभ, सुयश, सुकृत। अध से बनते हैं अधजला, अधमरा, अधखिला, अधखुला। अनु से
अनुशासन, जो अभी अभी हमने देखा था, अनुवाद, अनुज, अनुकरण, आ से बनते हैं आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, प्र से बनते हैं प्रयोग, प्रचार, प्रकाश, प्रबल, प्रति से बनते हैं प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रतीति। यह हमने देखा है। अब आपके सामने कुछ शब्दों के उदाहरण देते हुए थोड़ा सा विस्तृत समझाती हूँ। हार, इस शब्द का अर्थ है पराजय, मगर इस मूल शब्द हार को अगर अलग अलग उपसर्ग लगाए जाए तो नया शब्द क्या बनता है और उस शब्द के अर्थ में क्या बदलाव आता है, यह समझते हैं। हार यानी पराजय, मगर इस हार के आगे प्र लगाया तो हो गया प्रहार। प्रहार का नया अर्थ हो गया चोट करना। हार के आगे आ लगा दिया जाए तो नया शब्द बन गया आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। हार, हार के आगे सम, यह उपसर्ग लगाया तो संहार, यह शब्द बन गया और उसका अर्थ भी बदल कर आया विनाश। देखो छात्रों, यहाँ संक्षिप्त में अगर हम बताएं कि मूल शब्द के आगे एक शब्दांश लगता है जिसका शब्द भी बदलता है और अर्थ भी बदलता है, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ यानी आगे, शुरुआत में जो लगता है उसके अर्थ में विशेषता देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अभी अभी बताया कि हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन भाषाओं के उपसर्गों के प्रयोग करते हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि उपसर्ग, आगे का जो हमारा घटक है वह है प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स। प्रत्यय शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है, प्रति धन अय, या प्रति प्लस अय, उसका शब्द बन गया प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। देखो जरा समझ लो, यहाँ प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। किसके साथ में? शब्द के साथ में, मगर बाद में। जैसे कि अभी अभी हमें उपसर्ग देखा, उपसर्ग पहले होता है तो प्रत्यय बाद में होता है, यानी कि मूल शब्द की जगह जो होती है उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। इसलिए प्रति का अर्थ दिया है कि साथ में है, मगर कैसा है? बाद में है। और अ का अर्थ होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला मगर बाद में चलने वाले शब्द को कहते हैं प्रत्यय। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम सीधी सादी भाषा में अगर कहा जाए तो गांव को अपने बैलगाड़ी देखिए, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में जो किसान बैठा हुआ होता है वह बीच में बैठता है, आगे होते हैं बैल और पीछे होती है गाड़ी और उसके पहिए यानी कि चाक। अब किसान जहां बैठा है वह हो गया हमारा मूल शब्द। जहां आगे बैल है, बैल यानी हमारे उपसर्ग, और जो हमारे पीछे की गाड़ी है वह है प्रत्यय। यानी किसान के साथ बैल भी है और गाड़ी भी है, यानी कि साथ में सब चल रहे हैं। एक पहला चल रहा है और एक बाद में चल रहा है। तो जो पहला चलता है वह है उपसर्ग और जो बाद में चलता है वह है प्रत्यय। यानी कि किसान के साथ बैल भी है और गाड़ी भी है और सब साथ में चल रहे हैं, वह है हमारे व्याकरण में मूल शब्द के साथ उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो आपको यह ध्यान में देना है कि पहले चलने वाला है जो उपसर्ग है, बाद में चलने वाला जो है वह है प्रत्यय, यानी कि साथ में है मगर बाद में है। यह हो गई विपक्ष की प्रत्यय की परिभाषा। या शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, शब्द के अंत में यानी आखिर में जो शब्दांश लगता है, शब्दांश फिर से शब्द का कुछ अंश, जैसे उपसर्ग में देखा कि जो शब्दांश है वो पहले लगता है मगर प्रत्यय में वह
अंत में लगता है, अंत में यानी आखिर में। यह होते हैं परिभाषा। फिर से शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश जो होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने दिए हैं, देखो। मूल शब्द हो गया बल, उपसर्ग में पहले लगते थे, अब प्रत्यय बाद में लग गया, तो बल को बल धनवान शब्द बनकर आया बलवान। मित्र धनता शब्द नया बनकर आया मित्रता। सुर अधिक इला शब्द बनकर आया सुरीला। देखो मूल शब्द जो है बल, मित्र और सुर, और इनको प्रत्यय लग गए हैं वान, ता और इला। नए शब्द बनकर आए बलवान, मित्रता और सुरीला। तो नए शब्द में जो बाद में शब्द आया है वान, ता और इला, सुरीला, वह है प्रत्यय। शब्द के बाद में, शब्द के अंत में जो आता है वह होता है प्रत्यय। अब उपसर्ग में और प्रत्यय में क्या फर्क है, आपके सामने मैंने एक उदाहरण दिया है कि देखो शब्द है अपमान और इधर है शानदार। तो मूल शब्द अपमान में देखो मान है, मान, मान यानी सम्मान, और उसको अगर उपसर्ग लगा दिया जाए तो वह हो गया अपमान। यानी कि पूरी तरह से नया शब्द जो आया है उसका अर्थ भी बदल दिया है। मान यानी सम्मान, प्रसिद्धि, और अपमान यानी आपको पता है कि उसको बुरी तरह से उसकी तुच्छता से अवहेलना करना, यानी कि शब्द भी बदला है, अर्थ भी बदला है। और दूसरा प्रत्यय का मैंने उदाहरण दिया है शान, और उसको प्रत्यय लगा दिया मैंने शानदार। जो नीले रंग का शब्द है वह है मूल शब्द, और जो लाल रंग के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो पहला शब्द है अप, वह हो गया उपसर्ग, और दार यह हो गया प्रत्यय। यानी कि पहले लगने वाला उपसर्ग, बाद में लगने वाला प्रत्यय। आपके सामने उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चों को वह समझ में आया होगा। अब जो प्रत्यय होते हैं उस प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कृदंत प्रत्यय ढूंढे, तो बच्चे कहते हैं मैडम ये कृदंत क्या होता है। तो देखो कृदंत क्या होता है कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जो जोड़े जाते हैं और नया शब्द प्रकट होकर आता है उसे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय ऐसा कहते हैं। जैसे आपके सामने दिया है क्रिया, मूल धातु, प्रत्यय और नया शब्द। तो मूल धातु जो है, मूल धातु देखो, और क्रिया, इसमें पहले बदलाव देखो आप। क्रिया है लिखना, आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसका मूल धातु है लिख, यह तो लिख, मगर लिखना यह हो गई आपकी क्रिया, और उसमें प्रत्यय लग गया आवट, तो नया शब्द बन गया लिखावट। यानी कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जो जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरी क्रिया आपको समझाती हूं, पढ़ना। आप किताब पढ़ रहे हैं, यह आपकी क्रिया हो गई। मूल धातु है पढ़, उसमें प्रत्यय लग गया आई, तो नया शब्द बनकर आया पढ़ाई। पढ़ धन आई, नया शब्द पढ़ाई। ऐसे जो शब्द आते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आता है। आपको यह ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मगर फिर भी हम उपसर्ग और प्रत्यय इनकी जानकारी ले रहे हैं तो उनके प्रकार भी आपको समझाना जरूरी है, इसलिए आपके सामने यह प्रकार भी समझा रही हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो आता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। मूल शब्द हो गया मानव, उसको प्रत्यय लग गया था तो नया शब्द बनकर आया मानवता। अपना धनपन, इसका नया शब्द आया अपनापन,
यानी कि मूल शब्द जो अपना है उसको पन, यह प्रत्यय लग गया, नया शब्द बनकर आया अपनापन। यानी कि जो संज्ञा होती है या कुछ सर्वनाम होते हैं या विशेषण होते हैं तो उनके अंत में जो प्रत्यय लगता है वह तद्धित प्रत्यय होते हैं। यानी कि प्रत्यय के दो प्रकार, एक है कृदंत और दूसरा है तद्धित। यह दो प्रत्यय के प्रकार है। अब यह कैसे पहचाने जाए, इसकी थोड़ी सी ट्रिक है। एक, इक, य, अ, य, ई, आयन, यह जो प्रत्यय है शब्द के पहले स्वर में वृद्धि करते हैं। यानी कि खास करके रस्व और दीर्घ या पहली वर्तनी दूसरी वर्तनी जैसे हम कहते हैं, खास करके सारे शब्द जो होते हैं आपको जानना है कि प्रत्यय में यह पहले स्वर में ही आते हैं। दूसरी ट्रिक है इक। इक इस शब्द से या इक इस प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं वह हम देखने वाले हैं। प्रमाण, व्यवहार, चमत्कार, इच्छा और उपन्यास, यह शब्द आपके सामने मैंने दिए हैं। और इन शब्दों को इक यह प्रत्यय लगाने के बाद, यानी कि पहले जो शब्द है अ आई में से जो इक यह प्रत्यय लगने से बाद क्या नए शब्द आते हैं वह आपके सामने दिए है कि प्रमाण अधिक इक बराबर वो नया शब्द आया प्रामाणिक, व्यवहार अधिक इक नया शब्द आया व्यवहारिक, चमत्कार अधिक इक चमत्कारिक, इच्छा धन इक ऐच्छिक और उपन्यास अधिक इक औपन्यासिक। ऐसे इक यह प्रत्यय लगने से नए शब्द तैयार होते हैं। दूसरा है यह प्रत्यय लगने से य, सहित अधिक य साहित्य, महात्मा अधिक य महात्म्य, विधवा अधिक य वैधव्य, ईश्वर अधिक य ऐश्वर्य और उदार अधिक य औदार्य। इस तरह से कुछ प्रत्यय आपके सामने मैंने दिए हैं। और एक है अ का, वसुदेव अधिक अ वासुदेव। दूसरा है पंचाल अधिक अ पांचाल, पंचाल अधिक अ पांचाल। यह कुछ प्रत्यय है अ, य, इक और आयन, य, अ, य, यह सभी जो है वह पहले स्वर में आते हैं, दूसरे स्वर में नहीं, यानी कि दीर्घ रूप में नहीं आते हैं। इसलिए प्रत्यय कैसे पहचाने, प्रत्यय कैसे आते हैं पहचानने की ये जो छोटी सी ट्रिक है वह है कि सारे जो स्वर होते हैं वह पहले यानी कि रस्व में आते हैं। यह यहाँ पे आपको मैंने एक ट्रिक दी है। आशा करती हूँ कि आपको यह उपसर्ग और प्रत्यय यह जो छोटा सा टॉपिक था 2 अंकों का यह समझ में आया होगा। ऑनलाइन अध्यापन कक्षा में मुझे बृहन मुंबई महानगर पालिका तरफ से हिंदी विषय के लिए यह संधि प्राप्त हुई, यह अवसर मुझे दिया गया, इसके लिए मैं सभी मान्यवरों का, गोसावी सर और नीता ठाकरे मैडम का धन्यवाद करती हूँ। आज उपस्थित सभी छात्रों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर हम रुकते हैं। सभी का धन्यवाद। हमारा जो महानगर पालिका का चैनल है उस चैनल को सभी बच्चों ने सब्सक्राइब करना है और इसका लाभ उठाना है। धन्यवाद प्रिय छात्रों।